वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं हरि गोपाल सिंह अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी एजुकेशन प्लेनेट में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम फिर से उपस्थित हैं एक नए वीडियो को लेकर और एक नए टॉपिक के साथ। हम बात कर रहे थे अपने दैनिक जीवन में लाइट की इम्पोर्टेंस की। तो अगर हम किसी भी लोहे की रॉड को या पेंसिल को पानी में आधा डुबो दें तो क्या होता है, वो रॉड या पेंसिल जो है वो हमें टेढ़ी दिखाई देती है। इसका जो मेन कारण है वो होता है रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। यही हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्शन में होता क्या है कि जब भी लाइट रे प्रकाश किरण किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो क्या आता है, वो अपनी जो पाथ होता है उससे थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे कि मान लिया ये कोई एक सरफेस है, जहाँ ये कोई मीडियम 1 है और ये कोई मीडियम 2 है, और कोई लाइट रे यहाँ से ऐसे करके आ रही है तो क्या होगा, इसको जाना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये इधर ना जाके या तो थोड़ा सा ऊपर को हट जाती है या थोड़ा सा नीचे को हट जाती है। मान लीजिए इधर को निकल जाती है। तो प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए अपने मार्ग से विचलित होना, अपने जो पाथ है उससे डेविएट होना, ये क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। इसका जो मेन कारण है, इसका जो कारण है वो क्या है कि इसका कारण है कि डिफरेंट मीडियम्स में प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग होती है। डिफरेंट मीडियम्स में जो लाइट की जो वेलोसिटी रहती है वो अलग अलग होती है। तो इसमें से क्या होता है, तो लाइट रे अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है। जो रे यहाँ पर इंसिडेंट होती है किसी भी सरफेस पर, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे या आपतित किरण। जिस सरफेस के जिस पॉइंट पर वो अगर इंसिडेंट होती है, हम वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इसे अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल। जिस पॉइंट पर हम इसको ड्रॉ करते हैं उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या आपतन बिंदु बोलते हैं। जो रे यहां से आगे निकलती है इसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है ये, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे हम आई से शो करते हैं। ऐसे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में इधर जो एंगल बनेगा उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो इस अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड दो नियम है, उनको हम एक करके समझेंगे। तो जो सबसे पहला नियम है वो क्या कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lie in the same plane. Incident ray, normal and refracted ray lie in the same plane.
ये तो हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि इस एंगल का साइन यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होता है ये उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है और हम उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से या कहीं कहीं हम न्यू से भी इसको डिनोट करते हैं, ठीक। और इसी को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक। अब ये अपवर्तन के अपवर्तन तो हमने जान लिया। अब ये अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, आइए इसको जानते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम में लाइट की वेलोसिटीज का रेशियो बताता है। जैसे कि अगर हम एन की बात करें, अगर हम ये मीडियम वन एयर मान लें और दूसरा कोई सा भी अदर मीडियम मान लें, मान लिया ये ग्लास है, तो ग्लास के रिस्पेक्ट अगर हमने यहाँ पर एयर में लाइट की वेलोसिटी सी मान ली और ग्लास में लाइट की वेलोसिटी बी मान ली, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ग्लास का एन निकालेंगे, वो क्या निकालेंगे? वो निकल के आएगा सी अपॉन वी। तो सी अपॉन वी का जो रेशियो होगा वही क्या होगा? इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक। अब चूंकि ये एक रेशियो है, ये भी वेलोसिटी है और ये भी वेलोसिटी है, तो ये क्या हो गया? ये रेशियो है, तो इस वजह से इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, इट हैज नो यूनिट। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो हम एन से शो करते हैं, ये इसको हम कहते हैं कि अगर रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है, तो हम इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसको हम शो करते हैं 1 and 2 दोनों के, यहाँ पर हम सब स्क्रिप्ट में 1 और 2 लगा देते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? पहले माध्यम के रिस्पेक्ट में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसको हम लिखेंगे कैसे? 1 and 2 इक्वल्स टू सी अपॉन वी, या फिर स्नेल्स लॉ से हम क्या लिख सकते हैं? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन बराबर 1 and 2, यानी कि n2 अपॉन n1। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसका क्या मतलब हुआ कि जो साइन आई है वो n2 पे डिपेंड करेगी और जो साइन r है वो n1 पे डिपेंड करेगा। n2 और n1 यानी कि जो अपवर्तनांक होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो किसी भी मीडियम की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो अपवर्तनांक है वो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो n की वैल्यू जो भी मीडियम डेंसर होंगे उनकी n की वैल्यू ज्यादा होगी, और जो मीडियम डेंसर नहीं होंगे, रेयरर होंगे, विरल होंगे, उनके लिए n की वैल्यू जो है वो लेस रहेगी। तो अगर हमने मान लिया कोई लाइट रे एयर से कोई लाइट रे एयर से वाटर में एंटर कर रही है, तो यहां पर क्या होगा? एयर वाटर के रिस्पेक्ट में कम गैस है, तो अगर हम इसको n1 माने और इसको n2 माने तो इस कंडीशन में क्या होगा? n2 की वैल्यू n1 से ज्यादा रहेगी। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या हो जाएगा? n2 is greater than n1, that means sin I
is greater than sin r means I is greater than r, जो एंगल I रहेगा वो एंगल r से ज्यादा रहेगा। तो इसमें से क्या होता है, जब लाइट रे एयर टू वाटर में, एयर टू किसी डेंसर मीडियम में जाएगी जो कि एयर से ज्यादा डेंस है, तो क्या होगा, ये इससे थोड़ा सा अंदर की ओर जो नॉर्मल है उसकी तरफ को बेंड हो जाएगी। ठीक, अगर यहीं पर क्या हो कि जो लाइट रे है वो ग्लास से वाटर में है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये N1 और ये N2, ये एंगल I हो जाएगा और इसको जाना चाहिए था ऐसा। फिर से अगर हम इसी फॉर्मूले में आए तो क्या होगा, यहाँ N1 की वैल्यू N2 से ज्यादा है, N1 इज ग्रेटर देन N2, तो उस कंडीशन में क्या होगा, साइन R इज ग्रेटर देन साइन I, दैट मीन्स साइन एंगल R इज ग्रेटर देन एंगल I। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लाइट रे है वो इस नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगी। तो ये ऐसी जानी चाहिए थी, ऐसी ना जाती है, ऐसी जाती है। तो यहाँ पर R की वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो इसको हम सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि जब लाइट रे किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब कोई लाइट रे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, तो वो अभिलंब से थोड़ा सा दूर की तरफ हट जाती है। अगर हम सघन और विरल माध्यम को और समझना चाहें अपने डेली लाइफ के अकॉर्डिंग, तो अगर हम जैसे नॉर्मली चलते हैं तो क्या होता है, हम एयर में चलना है तो हम आराम से चल पाते हैं। अगर वही चलते चलते कहीं पानी आ जाए और हम पानी में चलते हैं तो वहां पर हम कठिनाई का महसूस करते हैं चलते समय। तो जिससे क्या होता है, हमारी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। मीन्स हम एयर से कहाँ पहुंचे, वाटर में पहुंचे, मीन्स हम रेयर मीडियम से कहाँ पहुंचे, डेंसर मीडियम में पहुंचे। तो जैसे हमारी स्पीड कम हो गई, ऐसे ही लाइट है उसकी भी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो अगर हम बात करें एयर की, वाटर की और ग्लास की, इन तीनों का अगर हम कंपैरिजन पढ़ें तो क्या होगा, जो एयर है वो वाटर से कम डेंस है, मीन्स ये रेयर है, और जो वाटर है वो ग्लास से कम रेयर है। ठीक, तो इनकी जो डेंसिटी है वो इस ऑर्डर में बढ़ती जाती है। अगर हम एयर को हटा दें तो क्या होगा, जो वाटर है वो ग्लास के रेस्पेक्ट में रेयर होगा, और जो ग्लास है वो वाटर के रेस्पेक्ट में डेंसर होगा।